पीएम साधेंगे सिंगापुर। वंदे मातरम आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनाई का दौरा करने के बाद सिंगापुर वो रवाना हो गए हैं। वो राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। ब्रुनाई रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक बयान जारी कर कहा था कि ब्रुनाई और सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर नीति के तहत महत्वपूर्ण साझेदार देश है। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के साथ साथ पूरे दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र के साथ भारत का रिश्ता मजबूत होगा। आज खास इसी पर चर्चा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा किस तरीके से महत्वपूर्ण समझा जाए, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि ब्रुनाई का दौरा किया और उसके बाद अब सिंगापुर की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इस दौरान जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रक्षा के क्षेत्र पर चर्चा होगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र पर चर्चा होगी, क्या कुछ बेहतर भारत के लिए लेकर वापस लौटेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आज इसी को जानने का प्रयास करेंगे। अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री का ये खास दौरा और इसी के साथ साथ, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है हम देखते हैं किस तरीके से उन पर अपार प्रेम लुटाया जाता है। चाहे फिर वो जिस भी देश का दौरा करें, वहां पर बसे भारतीय समुदाय के लोग गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। और न केवल भारतीय समुदाय के लोग, बल्कि जिस भी देश का दौरा प्रधानमंत्री करते हैं वहां पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत होता है और एक अलग तस्वीर देखने को मिलती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। हमारे साथ प्रोफेसर ललन प्रसाद, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ गए हैं। प्रोफेसर ललन जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राजीव खंडेलवाल, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत करती हूँ प्रोफेसर ललन प्रसाद जी आपके साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा किस तरीके से खास है और जब भी प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के दौरे करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरीके से समझौते होते हैं उन पर साइन होता है, कहीं ना कहीं भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं। ऐसे में इस यात्रा से क्या लेकर लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या संभावनाएं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है जी, इसलिए कि ब्रुनेई एक छोटा सा देश, टापू का देश है, लेकिन दुनिया के बहुत धनी देशों में इसका इसका मान होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से यहाँ के लोगों की आमदनी दुनिया के 9वें स्थान पर है। इतनी पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा होती है। इसका खास कारण ये है कि वहाँ पर तेल का बहुत बड़ा भंडार, साउथ ईस्ट एशिया में जो जो जिन जिन देशों के पास तेल के भंडार हैं उसमें ब्रुनेई का स्थान बहुत ऊपर, और इसके साथ साथ गैस का भी बहुत बड़ा भंडार। तो भारत तो लॉन्ग टर्म में सोच रहा है कि कैसे ब्रुनेई से हम तेल और गैस बराबर खरीदते रहें और वहाँ से व्यापार हम बढ़ाएं। तो एक तरफ हम उससे तेल खरीद सकते हैं, गैस खरीद सकते हैं, और दूसरी तरफ वहाँ पर फूड सप्लाई की बड़ी आवश्यकता है। अनाज वो सब बाहर से ही मंगाते हैं, खाने पीने का ज़्यादा सामान सब बाहर से आता है। तो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वहाँ पर बहुत अच्छी बिक्री हो सकती है इनकी। तो आयात के लिए भी, निर्यात के लिए, व्यापार के लिए हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण देश है। और उसके अलावा एक और खासियत है कि वहाँ पर एक स्पेशल स्टेशन बना हुआ है, टेली प्रिंटिंग, इसका टेलीमेट्री ट्रैकिंग स्टेशन, कमांड स्टेशन। तो इससे जो साउथ ईस्ट एशिया में जो मिसाइल्स और रॉकेट्स और ये सब जाते हैं, इनको ट्रेस किया जा सकता है वहाँ पर। तो ये रक्षा में भी बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जिसके कारण हम समझते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। हालांकि बहुत छोटा सा देश है, ये मलेशिया के साथ लगा हुआ, और यहाँ के लोग ज़्यादातर मलय हैं, और कोई 14,000 भारतीय प्रवासी वहाँ पर हैं, 4.5 लाख की पॉपुलेशन में। तो वहाँ पर मोदी जी का बड़ा अच्छा स्वागत हुआ है जी। और हमें उम्मीद है कि जो एग्रीमेंट हुए हैं भारत और ब्रुनेई के बीच में, तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा, उनकी अर्थव्यवस्था को भी लाभ। और ये पूरे साउथ एशिया की जो हमारी पॉलिसी है, लुक टुवर्ड्स ईस्ट
उसकी एक बहुत मजबूत कड़ी है। दूसरी बात यह है कि सांस्कृतिक संबंध भी हम उनसे अच्छा रख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर जो बहुत सबसे बड़ी मस्जिद है उसमें भी गए थे, और ये हमारे मुगल आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, और वहाँ भारतीय भी हैं और लोग हैं, और ज़्यादातर वहाँ पर मुस्लिम आबादी है, 90% के ऊपर मुस्लिम आबादी है। तो उनसे जो कल्चरल रिलेशन हमारे हैं वो भी और बढ़ सकते हैं। तो ये सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से, सभी से, और खासतौर से जो रक्षा की दृष्टि से भी, जैसे मैंने बताया कि इस यात्रा का बड़ा महत्व है। बिल्कुल। और देखिए कई मायनों में ये खास समझा जा रहा है प्रधानमंत्री का ये दौरा। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सुनील कौशिक जी। सुनील जी, अब आपके पास आती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बैक टू बैक प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं, रूस गए, यूक्रेन गए, कहीं ना कहीं जंग जैसी स्थिति में भी भारत लीड करता हुआ नजर आ रहा है और शांति का संदेश फैला रहा है। अब उसके बाद सिंगापुर के भी दौरे पर प्रधानमंत्री हैं। इस यात्रा से जिस तरीके से जिक्र किया है प्रोफेसर ललन जी ने भी कि कितने महत्वपूर्ण है, भले ही छोटा सा देश है लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए काफी मायने रखता है, तो ऐसे में आप क्या समझ रहे हैं, सिंगापुर का ये दौरा कितना खास है? नहीं, देखो, सिंगापुर देश की तुलना अपने देश से की जाए तो निश्चित तौर से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां हम कहें कि दुनिया भर में यदि हमारा आयात निर्यात की बात जहां होती है तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर लगभग 6वां देश है। निश्चित तौर से सिंगापुर टुडे दर्जा हासिल है। दूसरा, हम कहें कि इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने एफडीआई के माध्यम से किया है जब से मोदी सरकार आई है, तो तब से अब तक कहेंगे तो 11 से 12 बिलियन डॉलर के आसपास उन्होंने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब हमारा देश या पूरा विश्व की बात करें, जब कोरोना काल को झेल रहा था, उसके बाद ये तमाम देशों में ने जो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में किया उसमें अग्रणी भूमिका में सिंगापुर भी रहा है। रक्षा के सौदों को लेकर किया जाए या क्षेत्रीय रणनीति की बात की जाए, वो हाँ ऐसी जगह देखिए दक्षिणी चीन सागर में, जहां दक्षिणी चीन सागर में जहां चीन का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में आप देखें कि निश्चित तौर से उनसे दोस्ती हमारे लिए बहुत फायदेमंद है कूटनीतिक तरीके से। और देखेंगे कि पिछले वर्ष हमारे देश ने 2 बड़े युद्धपोतक भी हमारे सिंगापुर के हैंडओवर किए थे, जहां चाइना चिढ़ा भी था इस बात को लेकर के। तो कभी कभी कूटनीतिक तरीके से भी एक संदेश दिए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल दिख रहा है, जैसे हमारे देश की बात की जाए तो रूस के साथ हमारा देश भी है, चाइना भी है। यदि हम यूक्रेन की बात करें तो ये पहला देश है जहां हमारे प्रधानमंत्री गए, दोनों देशों के साथ है। यदि हम इजराइल की बात करें, गाजा की बात करें, तो देखेंगे कि दोनों देशों के संपर्क में है। ऐसी स्थिति में जहां चाइना लगातार हमारी छाती पर खड़ा हुआ है और 30 से ज्यादा वार्ता होने के बावजूद भी पीछे नहीं हट पा रहा है, तो निश्चित तौर से मानकर देखेंगे जब कूटनीतिक तरीके से जब दौरे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मीडिया में चर्चा नहीं होती, पीछे के प्रदेश में लेन देन होता है, जहां जहां हम कह सकते हैं खुफिया विभाग की रिपोर्ट्स हों या अन्य ऐसे रास्ते हों जहां एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है, वो बहुत सारी चीजें मीडिया में चर्चा नहीं होती हैं। उसमें सिंगापुर भी और ब्रुनेई भी है, जहां आज सिंगापुर प्रधानमंत्री निकले हुए हैं। यदि हम देखेंगे कि जब जब हमारा देश सैटेलाइट लॉन्च करता है तो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए उसकी ट्रैकिंग के लिए ग्राउंड स्टेशन बनाना पड़ते हैं हमारे देश को, तो सारे देशों को बनाने पड़ते हैं। तो वो कुछ दोस्त ऐसे हैं जहां हमारे साथ उनको ट्रैकिंग करने के लिए ग्राउंड स्टेशन है, जिसमें सिंगापुर भी आता है, ब्रुनेई भी आता है और तमाम ऐसे देश हैं। इन देशों के साथ बैठ के चर्चा हो रही है और पहला प्रधानमंत्री 40 साल बाद वहां पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर से हम देखेंगे उसका कई मायने हैं। और इन मायने कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से कितने फलदायी होंगे, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग बैठकर उसकी समीक्षा करेंगे। बिल्कुल, और यकीनन ये आने वाले समय में मील का पत्थर भी साबित होंगे भारत के लिए। राजीव जी, आपके पास आती हूं, क्योंकि अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब इस तरीके के दौरे करते हैं तो हमें ये भी प्रतिक्रिया राजनीतिक दलों की तरफ से सुनने को मिलती है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जो है घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं निवेश हो रहा है, MOU साइन हो रहे हैं, लेकिन इससे इतर तस्वीर राजनीतिक दलों को दिखती है, उसमें कितनी सच्चाई है? ये निश्चित रूप से स्वतंत्र भारत के इतिहास में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने इतना विश्वव्यापी दौरा किया है। लगभग 60 से अधिक देशों की उनकी यात्रा हो चुकी है। और ये इस बात विश्व गुरु बनना है जो हम कहते हैं, तो ऐसी सब घर बैठ के संभव नहीं है। आपको उनकी देशों में जाना होगा और उनसे आपके कॉन्टेक्ट बनाने होंगे, वहां की जनता से आपके संपर्क बनाने होंगे, जीवन संपर्क रखना होगा। और जब आप जाएंगे, कॉन्टेक्ट बनाएंगे, तो आप एमओयू होंगे, समझौते होंगे, और समझौते के आधार पर आपके परस्पर संबंध बहुत मजबूत होंगे। और संबंध मजबूत होंगे, विश्व में भारत की स्थिति को मजबूत करने में ये संबंध कहीं ना कहीं हमें काम आएंगे। आज यदि हम यूएन सिक्योरिटी में भारत की एंट्री की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये संबंध जो आए हैं, ये संबंध कहीं ना कहीं हमको इस बात को बल देते हैं कि हम अगले कुछ समय में यूएन सिक्योरिटी में हमको भारत को प्रवेश मिल सकता है। यहाँ तक जो बात है, ये बहुत छोटा सा है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी का 3 दिवसीय दौरा है और इसमें छोटा सा देश है नहीं, जिसकी आबादी मात्र 4 लाख है और इसकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो 13 गुना भारत की उससे है और 16 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। जी हाँ, हेलो जी, आवाज आ रही है राजीव जी आपकी। ये कहना है कि ये प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ही इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक छोटा सा देश होने के बावजूद ये दक्षिण पूर्व एशिया में 7,486 किलोमीटर दूर स्थित ये आइलैंड है, जिसमें एक इस्लामिक देश है। और इसके बाद क्योंकि ये दौरा इसलिए हो रहा है कि हमारे उनसे राजनीतिक संबंध बने हुए 40 वर्ष हो चुके हैं और उस 40 वर्ष के उपलक्ष्य में ये दौरा हो रहा है। और जहाँ पर ये एक तरफ इसकी 2 इम्पोर्टेंस है, एक तरफ ये साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ मलेशिया से घिरा हुआ देश है। और साउथ चाइना सी का आप जानते हैं कि बड़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, इसलिए इस देश का दौरा, और ये निर्यात में तेल का निर्यात का सबसे बड़ा है। बिल्कुल, देखिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो व्यापार को लेकर हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर स्वास्थ्य का ही क्षेत्र क्यों ना हो। प्रोफेसर ललन जी, आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए सिंगापुर का ये दौरा प्रधानमंत्री का ऐसे वक्त में हो रहा है जब वहां पर सरकार बदली गई है, और ऐसे में एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आपको क्या लगता है, कितना असर पड़ेगा प्रधानमंत्री के इस दौरे से? देखिए, सिंगापुर तो भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण देश है जी। वैसे भी पूरे पूर्वी एशिया का ये बहुत डेवलप्ड स्टेट है और मैन्युफैक्चरिंग में और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में और स्पेस रिसर्च में सब चीज़ों में सिंगापुर बहुत आगे। और फॉर्चुनेटली इस समय सिंगापुर में जो राष्ट्रपति हैं वो भी भारतीय मूल के हैं और भारतीय मूल के लोगों का सिंगापुर की अर्थव्यवस्था में, वहाँ की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का वहाँ जाना देश के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से जब हम सेमीकंडक्टर के फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें सिंगापुर का हेल्प हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग में आधुनिकतम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए और रिसर्च के लिए सिंगापुर की मदद ले सकते हैं। और एक आप जैसा जानते हैं कि सिंगापुर एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग नेशन है पूरे एशिया में, पूरे विश्व में आप कह लीजिए। एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी जो सारी दुनिया के जो कमर्शियल शिप्स हैं वो सिंगापुर में आते जाते हैं और बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है। तो उसके साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते पहले से ही रहे हैं, मजबूत रहे हैं, और उसको और मजबूत करने का ये बड़ा अच्छा समय है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक वातावरण इस समय सिंगापुर का ऐसा है कि भारत के साथ एक लिंकेज, बहुत जबरदस्त लिंकेज है। वहाँ का राष्ट्रपति इस समय एक भारतीय मूल का आदमी है और वहाँ पर जो पॉपुलेशन भी है सिंगापुर में काफ़ी भारतीय हैं और भारतीय वहाँ अच्छे पोजीशंस पर हैं और टेक्निकल फील्ड में भी भारतीय वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज के सीईओ, चीफ वगैरह सब ये बहुत सारे भारतीय हैं। तो भारत का सिंगापुर में एक स्थान है इस समय। और ऐसे समय में अगर हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं जिससे हमारा सिंगापुर से व्यापार बढ़े, जिससे सिंगापुर से टेक्नोलॉजी में हमारा सहयोग बढ़े
और सेमीकंडक्टर जैसे एरिया में हम और तेजी से आगे बढ़े। जो सिंगापुर में जो इंडस्ट्रीज बहुत डेवलप्ड हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे ले सकते हैं और कैसे भारतीय इंजीनियर्स को और लोगों को वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। तो ये सब पूरा माहौल एक ऐसा है कि जो ईस्ट एशिया पॉलिसी में हम चाहते हैं कि ईस्ट एशियन कंट्री से हमारा अच्छा संबंध हो, तो इसके लिए सिंगापुर बड़ा महत्वपूर्ण है और बाकी स्ट्रेटेजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि चाइना का इम्पैक्ट, जैसा हमारे साथी सुनील जी ने भी कहा था कि जो इस तरह के इन्फ्लुएंस है चाइना का उस रीजन में, तो हम कैसे अपने आप को भी वहाँ पर इस्टेब्लिश करते रहें ताकि हमारा इन्फ्लुएंस भी बने और हम भी इस लायक हो कि स्ट्रेटेजिकली हम इसका फायदा ले सकें। तो ऐसी सिचुएशन में प्रधानमंत्री का इन देशों में जाना, ब्रुनई, सिंगापुर जैसे देशों में भारत के साथ संबंध मजबूत संबंध करने के लिए मैं समझता हूँ ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी बड़ा अच्छा है और हमारी फॉरेन पॉलिसी का तो एक हिस्सा भी है कि हम ऐसे नेशंस को अपने साथ लें जिनसे हमारे कुछ कॉमन चीजें हैं, कल्चरल रिलेशंस हैं, जिनसे साइंटिफिक आदान प्रदान हमारे अच्छे हो सकते हैं और जिनसे हमारे इस तरह के संबंध रहे कि हॉस्टिलिटी हमारे उनके बीच में बिल्कुल न हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा ओकेजन है। प्राइम मिनिस्टर और वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर देखिए दुनिया के बहुत सारे देशों में गए हैं। मेरा ख्याल है पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दुनिया में इतने व्यापक रूप से इतने देशों का दौरा किया है और लोग और वहाँ के नेताओं से पर्सनल रिलेशंस क्रिएट किए हैं। तो जो ये पर्सनल केमिस्ट्री होती है नेताओं की, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे स्टेज और में हर यात्रा के हिसाब से कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत निरंतर एक कदम आगे बढ़ा रहा है, ये बेहतर बात है हर भारतीय के लिए। राजीव जी, तब आप अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, राजनीतिक दृष्टिकोण से आप कैसे देख रहे हैं इन दौरों को? हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि ये दौरे जो हैं दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, व्यापारिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, और जो साउथ ईस्ट एशिया में जो हमारी एक नीति है, जो खासकर भारत की एक्ट ईस्ट नीति है, जो खास सिंगापुर को लेकर, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आप मान लीजिए हमारे एफडीआई में सिंगापुर को जो है ये सबसे बड़ा देश है जो हमारे एफडीआई में सबसे बड़ा योगदान देता है। तो राजनीतिक व्यापारिक दोनों दृष्टिकोणों से सिंगापुर का दौरा प्रधानमंत्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस कारण से भी सिंगापुर का दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि मलक्का स्ट्रेट चौक पॉइंट है जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट चाइना के दृष्टि से हम देखें कि चीन की विस्तारवादी नीति का ये पॉइंट है और जो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में पहुंचने के लिए एक अहम देश हमारे लिए बन जाता है। इसलिए और ये सिंगापुर के दौरे से हम इस पॉइंट के माध्यम द्वारा, सिंगापुर के द्वारा इस पॉइंट पर हम कंट्रोल करने की हमारी क्षमता हम बढ़ा सकते हैं। ये दौरा कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के उनके सिंगापुर के साथ होंगे और प्रधानमंत्री के दिमाग में ये बात है कि चीन को हमको यदि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरफ से घेरना है तो उसके जितने चौक पॉइंट हैं उनको भी हमारा भी कहीं ना कहीं हमारा उन पर कंट्रोल रहे और उस पॉइंट आप उसे मलक्का स्टेट ऑफ पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उस दृष्टि से चीन का सिंगापुर का दौरा जो है वो निश्चित रूप से उसको हम एक आशा की नजर से देखते हैं और इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं हमें कुछ सफलताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलेंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। बिल्कुल, और देखिए उसी उपलब्धि का हम सभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि निरंतर प्रयास हो रहे हैं और उन प्रयासों का असर जिस तरीके से प्रोफेसर लल्लन जी ने भी जिक्र किया है कि लॉन्ग टर्म में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है सुनील जी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री दौरे करते हैं उनका जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत होता है और जब प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाता है वहां के सर्वोच्च सम्मानों से, अभी हमने हाल ही में कई दौरे ऐसे देखे हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक भारतीय का वो सम्मान है और वो भारत के लिए गौरव की बात हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि इस खास दौरे पर जब सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे तो वो बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो दिशा है वो सेट करते हुए क्या प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं? उन्नति हमारे प्रधानमंत्री की ये चीज बड़ा अच्छे से देखने को मिलती है कि जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो ऐसा लगता है किसी दोस्त से मिल रहे हैं जी, ये बॉडी लैंग्वेज बताती है। तो जब वो ऐसी
स्थिरता जब संबंधों में आ जाए, जहां देखे कि ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि पहली बार मिल रहे होते हैं पर नहीं लगता कि पहली बार मिल रहे हैं। जिस तरीके से गले लगाएंगे, हाथ मिलाएंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और जो बात करने का तरीका उनका जो होता है, निश्चित तौर से लगता है कि किसी मित्र या दोस्त से बात वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मैंने भी चाइना का भी जिक्र किया था कि चाइना दक्षिण एशिया में जब क्वाड का जब गठन हुआ तो क्वाड के महत्वपूर्ण जो देश हैं उनने ये तय किया, कुछ छोटे छोटे ऐसे देश हैं जिनके साथ मुझे लगता है कि भारत को संबंध बनाने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कूटनीतिक तरीके से बहुत सारी बातें कर ही रहे होंगे, व्यापारिक और राजनीतिक बातें तो होती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां मुझे लगता है कि मोल भाव होता है। मोल भाव का मतलब ये होता है कि फायदा हमारे देश को क्या होगा और उनको क्या फायदा होगा, या वो क्या खोएंगे और हम क्या खोएंगे। जैसे अभी चाइना इस बात को लेकर के बड़ा सतर्क है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर पे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल मुआने पे खड़ा हुआ है और 80% जो 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 कह सकते हैं ईंधन का आयात होता है वो बिल्कुल इन्हीं समुद्री मार्ग से होकर के होता है। तो चाहे हिंद महासागर लेकर के बात हम करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां निश्चित तौर से ये जो दौरा प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, तमाम बड़ी कंपनी के सीईओ गए हैं उनके साथ, मुझे लगता है व्यापारिक बात होगी। और जो प्रोफेसर साहब ने कहा उसी को मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर को लेकर के एक बड़ा फैसला भारत सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले लिया था। कुछ बड़े प्लांट यहाँ लगेंगे, जिसमें नोएडा का भी नाम है। यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बड़ी शहर के रूप में उसको बसाने का काम किया जाएगा और वहाँ सिंगापुर की बड़ी कंपनियों ने वहाँ दौरा भी किया है। हो सकता है कुछ ऐसे समझौते वहाँ हों जिससे कि हमारे देश के लिए भी फायदा हो। और सबसे देखेंगे महत्वपूर्ण, कुछ महीने पूर्व हमारे देश की कंपनियों के मसालों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे कुछ बातों को लेकर के, तो वहाँ उनके हिसाब से, उनके कानून के हिसाब से वो खरे नहीं उतर रहे हैं। तो वो भी कंपनी के सीईओ वहां गए हैं, बैठ के चर्चा करेंगे वहां की सरकार के प्रतिनिधियों से, बड़ी कंपनी के सीईओ से, कि बीच का रास्ता क्या निकल सकता है। लेकिन ये देखने को मिलता है और ये पहली बार नहीं, अधिकतर हम देश के तमाम प्रधानमंत्रियों की बात करेंगे तो कूटनीतिक तरीके के साथ साथ व्यापारिक बातें भी होती हैं कि एक दूसरे के सहयोगी कैसे बने, आयात कैसे बढ़े, निर्यात कैसे बढ़े, एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडता रहती है वो किस तरीके की स्थिरता बनी रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मुझे लगता है कि जब ये समझौते होंगे और समझौते के बाद जब प्रधानमंत्री कार्यालय से, पीएमओ से या विदेश मंत्रालय से जानकारी होगी तब हम उस पर बिल्कुल समीक्षा करेंगे। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री के दौरे कहीं के भी हों, निश्चित तौर से हमारे देश के लिए फायदेमंद होता है। बिल्कुल, यकीनन। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाइना के साथ जो हम लोग का रिलेशन रहा है और उसके बाद अभी भी जब हम लोग देख रहे हैं कि चाइना के ऐसे साउथ चाइना सी के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर चीन अपना दावा करता रहा है और शांति भंग करने का भी प्रयास होता रहा है और प्रधानमंत्री जा रहे हैं क्योंकि वो हर बार जब भी किसी देश का दौरा कर रहे हैं तो शांति के संदेश पर जोर दे रहे हैं। प्रोफेसर ललन जी, शांति का संदेश कितना ज्यादा जरूरी है और भारत ने जो ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि शांति के साथ हर निर्णय लेना है, वो कितनी सटीक है? देखिए, भारत की नीति हमेशा से रही है कि अधिक से अधिक देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हो और विश्व में शांति रहे, क्योंकि दुनिया में अगर शांति रहेगी तो हमारी इकोनॉमी भी, हमारी सोसाइटी भी प्रॉस्पर करेगी और बाकी देश भी प्रॉस्पर करेंगे। और अगर दुनिया में झगड़े चलते रहेंगे, युद्ध चलता रहेगा, तो आर्मामेंट और डिफेंस की इंडस्ट्री तो पनपेगी लेकिन लोगों का जीवन तो बहुत पीछे जाएगा, लोग मरेंगे और बर्बादी होगी, जैसे इस समय हो रहा है इजराइल और गाजा में। और जैसे आप देख रहे हैं ये जो फिलिस्तीन और पुतिन के बीच में जो झगड़ा है दोनों देशों का, कितने लोग मारे जा रहे हैं और कितनी बर्बादी हो रही है, प्रॉपर्टीज की, मकान ढाए जा रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में भाग रहे हैं और लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा। तो ये इस तरह की स्थिति भारत नहीं चाहता। भारत तो शांति प्रिय देश है और रहा है हमेशा से। और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देखिए अभी वो यूक्रेन का दौरा, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी यूक्रेन गए, क्योंकि भारत ये चाहता है कि रूस और यूक्रेन आपस में मिलकर समझौता करें, ये युद्ध खत्म हो। ऐसे ही भारत ये भी चाहता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो झगड़े हैं खत्म हो, क्योंकि भारत इजराइल का भी दोस्त है, फिलिस्तीन का भी दोस्त है। ऐसे ही भारत फिलिस्तीन का भी दोस्त है, पुतिन का भी दोस्त है। तो हम ये नहीं चाहते कई झगड़े हो। और साउथ ईस्ट एशिया भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट इस उद्देश्य से है कि चाइना वहाँ अपना इन्फ्लुएंस जबरदस्ती
बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे फिलीपींस में आप देख रहे हैं चाइनीज शिप्स और फिलिस्तीन के शिप्स आमने सामने है। चाइना जबरदस्ती उनके समुद्र के अंदर घुसना चाहता है और उनके ऊपर हावी होना चाहता है। हिंद महासागर में भी आप देख रहे हैं चाइनीज शिप्स आगे खड़े हो रहे हैं और जो हमारे जहाज उनके सामने। तो इस तरह की जो चीजें चाइना कर रहा है, तो हम इस तरह की चीजें नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक रहें। लेकिन अगर चाइना की ये हरकत कंटिन्यू करी, और जैसा चाइना पीछे भी करता रहा, हमारे ऊपर हमले कर चुका है, और जो अभी जयशंकर जी ने एक बात कहा था कि चाइना हमारे रिलेशन में कुछ खास चीजें हैं, और इस पर चाइना बड़ा चिढ़ गया था। लेकिन बात तो सही है, क्योंकि चाइना हमेशा हमारे साथ दुश्मनी का ही व्यवहार करता रहा। ऊपर से तो पंचशील की बात हुई, और हिंदी चीनी भाई भाई, मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, जब चाउ एन लाई प्राइम मिनिस्टर थे तो दिल्ली में उनका बड़ा भव्य स्वागत नेहरू जी ने किया, और वो पंचशील का समझौता हुआ। और पंचशील समझौते के थोड़े दिनों बाद ही चाउ एन लाई ने अटैक कर दिया हिंदुस्तान के ऊपर, इतनी बड़ी टेरिटरी हमारी छीन ली। और इसके बाद तब से भारत और चीन का ये संघर्ष चल ही रहा है। तो चाइना की नीयत में खोट है, और हमें इसके लिए सावधानी से अपनी नीति बनानी है। तो हम अपने जितने पड़ोसी हैं और जो आगे के देश हैं, पूर्व एशिया के और पश्चिम एशिया के, और बाकी जो एडवांस कंट्री है, सबके साथ हम अपने रिलेशन बना के रखना चाहते हैं, ताकि हमारी इकानमी प्रॉस्पर करे। और देखिए, उसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करती हुई इकानमी भारत की हो गई है। अभी वर्ल्ड बैंक ने भी और IMF ने भी सबने इस मामले में भारत तारीफ कर रहे हैं कि जहां दुनिया के बहुत से देश पीछे जा रहे हैं, भारत आगे जा रहा है जी। तो ये हमारी शांतिपूर्ण नीति का परिणाम है कि हम इस तरह से अपनी इकानमी को आगे ले जा रहे हैं। बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से भारत जो है आगे बढ़ रहा है, और जिस तरीके से समझा जा रहा है कि न्यूट्रल है भारत, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं है, हमेशा से एक पक्ष की तरफ है, और वो एक पक्ष है शांति का, और कहीं ना कहीं शांति के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो खास प्रधानमंत्री का ये दौरा ब्रुनेई और सिंगापुर का, अब लौटते हैं जब प्रधानमंत्री, तो भारत के लिए क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां लेकर लौटते हैं, इसी पर निगाहें बनी रहेंगी। इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।